नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि 1 जुलाई 2024 से अपने देश भारत में 3 नए कानून लागू होने जा रहे हैं। तो उसमें हम बात कर रहे हैं एक कानून की, जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS 2023। इस कानून की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड I में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को परिभाषित किया गया है। तो इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक संसूचना या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन किसी टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, ऑडियो वीडियो प्लेयर, कैमरा आदि से कोई लिखा हुआ, बोला हुआ या पिक मैसेज, फ़ोटो, चित्र या वीडियो की अंतर्वस्तु, वीडियो की कंटेंट्स किसी व्यक्ति को भेजी जाती हैं या किसी व्यक्ति द्वारा अन्य डिवाइस पर भेजी जाती हैं, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना कहा जाता है। ये हो गई परिभाषा। तो ये 2 शब्द बार बार इस नए कानून में हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और एक ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो इसलिए मैंने आपको ये परिभाषा के रूप में इसको बताया। अब हम आगे चलते हैं। तो BNSS की धारा 173, जो दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 154 थी, FIR दर्ज करने के बारे में, उस पर बात करेंगे। तो धारा 173 में ये उल्लेख है कि संज्ञेय अपराध की सूचना, संज्ञेय का मतलब ऐसे अपराध जिनमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार होता है, उनको संज्ञेय अपराध कहते हैं। संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस थाना में SHO को, SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर, भार साधक अधिकारी को अपराध के क्षेत्र पर विचार किए बिना दी जा सकेगी। तो संज्ञेय अपराध की सूचना SHO को पुलिस थाना में देंगे तो उस समय उस अपराध के क्षेत्र पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब तक क्या होता था कि ये था कि भाई जिस क्षेत्र में अपराध हुआ है, जहाँ ये अपराध की घटना घटित हुई है, वहाँ जाकर के मुकदमा दर्ज कराओ। तो ये एक थाने में गए, उन्होंने कहा कि हमारे एरिया में नहीं आता। दूसरे थाने में जाओ, दूसरे में गए, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने गलत कहा, हमारे एरिया में नहीं आता है, उनके एरिया में ही आता है। तो पीड़ित व्यक्ति को इधर उधर थानों में धक्के खाने पड़ते थे। फिर पुलिस अधीक्षक के द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर किसी थाने में दर्ज होती थी। तो अब इस सारी समस्या का समाधान हो गया है। तो संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस थाना में SHO को अपराध के क्षेत्र पर विचार किए बिना दी जा सकेगी। और ऐसी सूचना देने के 3 तरीके इसमें बताए गए हैं। ऐसी सूचना लिखित में दी जा सकती है, मौखिक दी जा सकती है और इलेक्ट्रॉनिक सूचना दी जा सकती है। जो अभी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात की, देखिए यहाँ एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो पोर्टल पर ऑनलाइन FIR दर्ज होती है वो अलग व्यवस्था है, उससे इसमें कंफ्यूज मत होना। ये जैसे किसी ने अभी कोई अपराध की घटना हुई और मोबाइल फ़ोन पर थाने में सूचना दे दी, तो आगे जा कर के कोई ये नहीं कह सकता कि प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करवाई गई है। तो जब ये सूचना देंगे तो लिखित या मौखिक देंगे, तो उसी समय थाने में उसको पुलिस अधिकारी जो है वो लेखबद्ध करेगा और सूचना देने वाले व्यक्ति से उस पर हस्ताक्षर करवाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा दी जाएगी, तब उसको वहाँ वो रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन FIR दर्ज नहीं होगी। अभी FIR कब दर्ज होगी? वो सूचना देने वाला व्यक्ति 3 दिन के भीतर उस पर जाकर के हस्ताक्षर करेगा, तब उसको FIR के रूप में लेखबद्ध की जाएगी। लेकिन उसका टाइम, थाने में सूचना कब मिली, वो वही होगा जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से सूचना दी। इसलिए वो देरी से दी गई सूचना नहीं कहलाएगी। ये इसमें एक फ़ायदे की बात है। आगे इसमें यह है कि किसी महिला की बलात्कार करने संबंधी या कोई उसके पीछा करने संबंधी या उसकी लज्जा भंग करने संबंधी कोई FIR है, तो ऐसी सूचना महिला पुलिस अधिकारी या किसी अन्य महिला अधिकारी के द्वारा लिखी जाएगी। अब आगे चलते हैं कि FIR तो दर्ज हो गई। अब गिरफ्तार करने की बात हो तो कैसे करें? तो नए कानून की धारा 43 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी? तो अभियुक्त अपने को अभिरक्षा में समर्पित नहीं करता है तो उसे पकड़कर गिरफ्तार किया जाएगा। पहले पुलिस उसको कहेगी भाई आप चलिए हमारे साथ,
यदि वो राजी राजी उसके पुलिस के साथ चलने को तैयार हो जाता है, अपने आप को सरेंडर कर देता है कि ठीक है चलो, तो ठीक है। यदि वो ऐसे तैयार नहीं होता है तो उसको बलपूर्वक उसको पकड़ा जा सकता है, पकड़ के उसको ले जाया जा सकता है। तो उसको छुआ जाएगा और पकड़ा जाएगा और फिर ले जाया जाएगा, तो वो इस प्रकार से गिरफ्तारी की जाएगी। और यदि अभियुक्त आदतन अपराधी है या अभिरक्षा से निकल भागा व्यक्ति है या जिसने कोई आतंकवादी कृत्य या संगठित अपराध किया है या अवैध हथियार अस्त्र शस्त्र कब्जे में रखने का उसके ऊपर अभियोग है या जाली नोट बनाने या कूटरचित सिक्के बनाने का उस पर कोई अभियोग है या हत्या या बलात्कार जैसे गंभीर अपराध करने का उसके ऊपर अभियोग है, आरोप है, तो अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार करने के समय या कोर्ट ले जाने के समय हथकड़ी लगा सकेगा। पहले कानून ये था कि हथकड़ी लगाने से पहले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। अब इसमें अनुमति की बात नहीं है, पुलिस को पावर है कि इस प्रकार का गंभीर प्रकृति का मामला है तो उसको हथकड़ी लगाई जा सकेगी। आगे इसमें ये कहा धारा 43 में कि यदि अभियुक्त गिरफ्तारी का बलपूर्वक विरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है तो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक सब साधनों को उपयोग में ले सकेगा और कठोरता से उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी और उसको कब्जे में नियंत्रण में किया जा सकेगा। इसके आगे जो है वो और महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसे अभियुक्त की मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं होगा जिस पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास का अभियोग न हो। तो ये एक तरह से एनकाउंटर की बात को यहाँ कानून के अंदर स्थापित कर दिया गया है कि वो इस प्रकार का गंभीर प्रकृति का अपराध करने वाला व्यक्ति है और बलपूर्वक पुलिस से छुड़ा करके भागने की कोशिश कर रहा है, प्रतिरोध कर रहा है, आमना सामना कर रहा है, तो उसके ऊपर कठोरता से कार्य किया जाएगा। और यदि इस प्रकार गंभीर प्रकृति वाले की अधिकतम कोई नुकसान भी हो जाए तो भी इसके अंदर ये प्रावधान दिया गया है, जो पहले इस तरह का प्रावधान नहीं था। आगे इसमें लिखा कि महिला को महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही पकड़कर गिरफ्तार किया जाएगा। यदि पकड़ने की जरूरत हो तो महिला पकड़ेगी, पुरुष साथ रह सकता है। और महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले रात्रि के समय में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और कोई ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशन है जिसमें रात को ही गिरफ्तार करना ज़रूरी है तो मजिस्ट्रेट की पहले अनुमति लेनी होगी और उसके बाद महिला पुलिस अधिकारी उसको बलपूर्वक पकड़ करके भी गिरफ्तार कर सकती है। इसके आगे हम चलते हैं। कोर्ट में जब चालान या चार्जशीट आरोप पत्र पेश कर दिया जाता है और उसके आगे की कार्रवाई जब शुरू होती है तो उसके संबंध में क्या प्रावधान है, तो सेशन कोर्ट में और मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर जो वारंट केसेज हैं उनमें चार्ज बहस सुन करके चार्ज फ्रेम करने का प्रावधान है। आरोप विरचित किए जाते हैं और यदि डिस्चार्ज नहीं किया जाता है, आरोप बनना पाया जाता है, तो उसके लिए ये है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पर सुनवाई की पहली तारीख से 60 दिन के भीतर आरोप विरचित करना होगा। जब आरोप पर सुनवाई की पहली तारीख है उस तारीख से 60 दिन के भीतर चार्ज सुनाना पड़ेगा। कौन से मामलों में? वारंट मामलों में और सेशन न्यायालय के मामलों में। सेशन कोर्ट बहस सुनने के बाद 30 दिन के भीतर निर्णय सुनाएगी और ऐसा कोई विशेष कारण हो जिसमें 30 दिन के भीतर वो निर्णय नहीं सुना सकती है तो कारण लेखबद्ध करके 15 दिन और बढ़ा सकती है। 45 दिन के भीतर निर्णय सुनाना अनिवार्य होगा। अब आगे चलते हैं। नए कानून BNSS, इसकी धारा 336, ये धारा नई जोड़ी गई है और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा प्रावधान है। इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया कि जब साक्ष्य की जरूरत पड़ती है और उसमें कई बार पब्लिक सर्वेंट, डॉक्टर या पुलिस ऑफिसर, उनके डॉक्यूमेंट होते हैं जिन पर उनके हस्ताक्षर भी होते हैं, किसी भी प्रकार का दस्तावेज है, और उन दस्तावेजों को जब कोई स्वीकार नहीं करता और विवाद होता तो उनको साबित करने के लिए उनको गवाह के रूप में आकर के और बयान देने पड़ते हैं और उसको साबित करना पड़ता है। तो इसमें दिक्कत क्या आती थी? दिक्कत ये थी कि एक पुलिस अधिकारी ने कोई कागज़ बनाया इन्वेस्टिगेशन के दौरान या डॉक्टर ने कोई रिपोर्ट बनाई जांच में, तो डॉक्टर या पुलिस अधिकारी आमतौर पर इनके ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो ये पब्लिक सर्वेंट जब ट्रांसफ़र होकर के चले जाते हैं दूर तो इनको बार बार समन भेजने पर भी कई साल तक इनका समन तामील नहीं होता या ये
आते नहीं हैं, और कई बार ये रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायर होकर के दूसरे राज्य के रहने वाले हैं, दूसरे प्रांत के रहने वाले हैं, वहाँ अपने मूल निवास पे चले जाते हैं, तो वहाँ इनके संबंध की तामील नहीं होती है और वहाँ से नहीं आ पाते हैं। कई बार आता कि बीमार हैं, तो बार बार 3-3 साल 4-4 साल तक एक गवाह के लिए फाइल अटकी रहती है, एक गवाह के लिए 3-3 साल तक, ऐसा देखने में आया है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा प्रावधान है। धारा 336 लोक सेवक, चिकित्सा अधिकारी, पुलिस अधिकारी, विशेषज्ञ आदि की साक्ष्य, तो इनकी साक्ष्य बारे में क्या प्रावधान है? यदि इनका ट्रांसफ़र हो गया हो, ये रिटायर हो गए हों, या अन्य किसी प्रकार से साक्ष्य देने में असमर्थ हो गए हों, या इनको बुलाना बहुत देरी होगी ऐसा लगता हो, तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगी? अब कोर्ट ये करेगी कि ऐसे लोक सेवक के स्थान पर साक्ष्य के समय जो अधिकारी कार्यरत है उसकी साक्ष्य ली जा सकेगी। मान लीजिए कि एक थाना अधिकारी है, थानेदार है, और उसने 2020 के अंदर इन्वेस्टिगेशन किया और अब पता चला कि वो तो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर कहीं ट्रांसफ़र होकर चला गया, तो उस 500 किलोमीटर दूर उसको बुलाने के लिए फ़ाइल को साल भर 2 साल तक इसको लंबित रखने की ज़रूरत नहीं है। आज हमें उस एसएचओ की, उस थाना अधिकारी की ज़रूरत है साक्ष्य की, तो वर्तमान में उसके स्थान पर कौन थाना अधिकारी है वो आकर के बयान देगा, तो उसको बुलाने की ज़रूरत ही नहीं। जो वर्तमान में उस पद के ऊपर है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे थाना अधिकारी हो, चाहे अन्य कोई विशेषज्ञ हो, सभी के लिए प्रावधान है कि जो ट्रांसफ़र होकर चले गए हैं, जो रिटायर हो गए हैं या अन्य किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, असमर्थ हो गए हैं, तो उनके स्थान पर जिस दिन गवाही की ज़रूरत पड़ती है उस दिन कौन अधिकारी, कौन पब्लिक सर्वेंट काम कर रहा है, उसी को बुला करके उसकी साक्ष्य ली जा सकेगी, और वह भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से ली जा सकेगी। उसको भी आने की आवश्यकता नहीं होगी, वो चाहे तो वहाँ से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए साक्ष्य दे सकता है। अब नेक्स्ट एक और धारा 346 पर बात करते हैं, जिसके ऊपर सिनेमा में तारीख पे तारीख ऐसा कुछ डायलॉग आए और काफ़ी चर्चा में रहे, तो ये तारीख पढ़ने वाली जो धारा है इसकी बात करते हैं। तो ये है धारा 346, कार्रवाई के दौरान स्थगन मतलब एडजॉर्नमेंट, मतलब आगे पेशी देना, तारीख देना। तो इसमें क्या प्रावधान है? हाजिर सभी गवाहों के बयान होने तक कार्रवाई दिन प्रतिदिन जारी रहेगी, जब तक कि कोई कारण जो लिखा जाएगा अन्य किसी दिन के लिए स्थगन दिया जाना जरूरी न हो। तो मान लीजिए कि आज 4 गवाह आए और 2 गवाह के बयान हुए, और अब उसी में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग गया, 2 गवाह तो बच गए और शाम के 5 बज गए, तो उसमें 2 गवाह जो बच गए हैं उनके लिए कंटिन्यू कल सुबह के लिए तारीख दी जाएगी, नेक्स्ट डे, जब तक कि कोई ऐसा कारण न हो जिसको लिख करके कि भाई कल दिया जाना इस प्रकार से संभव नहीं है, तभी आगे की तारीख देंगे। अन्यथा जितने गवाह आए हैं उनके सबके जब तक बयान नहीं हो जाएं, कंटिन्यू दिन प्रतिदिन तारीख जारी रहेगी। दूसरा इसमें है कि बलात्कार वाले मामलों में चालान पेश करने की तारीख से, कौन सी तारीख से? कोर्ट में चालान पेश करने की तारीख से 2 माह के भीतर यथासंभव विचारण पूरा किया जाएगा। जहाँ तक संभव हो, यथासंभव का मतलब जहाँ तक संभव हो, 2 महीने में बलात्कार वाले मामलों में चालान पेश करने के बाद विचारण पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट आगे क्या है इसी धारा के अंदर? स्थगन के कारणों को लेखबद्ध करना होगा। ऐसे नहीं रूटीन में कि साइड में वो पेशकार जी बैठे हैं, रीडर बैठे हैं और उन्होंने तारीख दे दी कि हाँ इन्होंने समय चाहा इतनी तारीख को पेश हो, ऐसे रूटीन में नहीं। कारण लिखना पड़ेगा, क्यों तारीख दे रहे हो, किस कारण से दी जा रही है, क्यों आगे पेशी बढ़ाई जा रही है। तो स्थगन के कारणों को लेखबद्ध करना होगा। और अभियुक्त जेल में है तो एक समय में 15 दिन से अधिक समय के लिए जेल में प्रेषित नहीं किया जाएगा। पहले था कि सेशन कोर्ट के अंदर ट्रायल के दौरान धारा 309 में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कितनी भी तारीख दी जाती थी। अब ऐसा नहीं है। अब मजिस्ट्रेट कोर्ट हो चाहे सेशन कोर्ट हो, सभी के लिए कर दिया है कि 15 दिन से ज़्यादा जेल में वापस रिमांड नहीं करोगे, 15 दिन तक ही रिमांड कर सकते हो। 15 दिन के भीतर ही आपको वापस तारीख आ जाएगी जेल में यदि मुलजिम है तो। नेक्स्ट इसी धारा के अंदर पक्षकार के निवेदन पर स्थगन तभी मंजूर किया जाएगा जब परिस्थिति पक्षकार के नियंत्रण के बाहर हो, जब बियॉन्ड कंट्रोल हो स्थिति,
कंट्रोल के बाहर हो, नियंत्रण के बाहर हो, तभी पक्षकार के निवेदन को स्वीकार किया जाएगा और आगे तारीख दी जाएगी। क्यों तारीख दी जाए, कारण बताओ, ऐसी कौन सी स्थिति है जो आपके नियंत्रण के बाहर है। आगे लिखा कि ऐसी स्थिति में भी अधिकतम 2 बार स्थगन प्रदान किया जा सकेगा। कितनी बार? अधिकतम 2 ही बार। 2 बार एडजॉर्नमेंट दे दो, ठीक है। एक बार आपने उस दिन कहा था, एक बार आज कह दिया, अब आगे तारीख नहीं दी जाएगी आपके कहने से, अब हर बार तारीख पर काम होगा। आगे क्या कहा, किसी पक्षकार का अधिवक्ता किसी अन्य कोर्ट में बिजी है या व्यस्त है तो ये स्थगन का आधार नहीं होगा। अब आगे हम देखते हैं, एक और नई धारा जोड़ी गई है, धारा 530। इसमें क्या कहा, ये है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में। तो इसमें ये कहा कि सम्मन वारंट जारी करना, इनकी तामील कराना, परिवादी और गवाहों की साक्ष्य लेखबद्ध करना, जांच और विचारण और अपील या अन्य कोई भी कार्रवाई, इस सब में इस प्रकार का जो भी कार्य है उस कार्य को इलेक्ट्रॉनिक संसूचना या ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से उपयोग किया जा सकेगा। कौन से मामलों में? सम्मन जारी करना, वारंट जारी करना, गवाहों के बयान लेना आदि कार्यों में। तो ये एक सुविधा और दे दी गई है। तो अब एक सूचना मैं यहाँ देना चाहता हूँ कि मैंने मेरे इस कानूनी नज़रिया यूट्यूब चैनल पर पहला वीडियो 6 मार्च 2024 को डाला था और आज 29 जून 2024 है। पूरे 116 दिन हो गए हैं। 116 दिन में 16 रविवार आए हैं और 100 दिन शेष रहे हैं। 100 दिन में मैंने 100 वीडियो तैयार करके यूट्यूब पर डाले हैं। आज ये 100वां वीडियो है और आज के बाद अब मैं वीक में एक वीडियो, सप्ताह में एक वीडियो डाला करूँगा और वो होगा प्रत्येक शनिवार को शाम को 7 बजे। आशा करता हूँ ये चैनल और ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छा लगता हो वीडियो आपको तो अवश्य ही आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।